आज इस राष्ट्रीय एकता परेड में 52 राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस के ये ध्वज जो हमारे त्रिरंगे की ताकत है, जो पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को देशवासियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। 52 राज्य ध्वजों के हाथों में लहराते ये प्रत्येक ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता के लिए कटिबद्ध होने का संदेश दे रहे हैं। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप, फुर्तीले कदमों की धमक और त्रिरंगे की शान का जज्बा लिए राष्ट्रीय एकता परेड में सर्वप्रथम बार सीमा सुरक्षा बल की बहादुर महिला प्रहरी गर्व के साथ राष्ट्र ध्वज थामे हमारे समक्ष होंगी, जिनका नेतृत्व कर रही है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी अमनदीप कौर, असिस्टेंट कमांडेंट। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से भारत आज विश्व के फलक पर अपनी नई बुलंद पहचान बना रहा है और इस नए भारत की सच्ची ताकत, हिम्मत और सच्ची पहचान है एकता। हमारी एकता और अखंडता को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता की प्रेरणा मूर्ति पूज्य सरदार की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का निर्धार किया गया। तो आज इस अवसर पर विनम्र निवेदन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी दाहिना हाथ आगे कर शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा
और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। आइए खड़े हो जाएं। इस समय भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते ये सभी भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज जो इस परेड में सबसे पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेते हुए
और अब आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्रीय पुलिस बलों में से इस वर्ष की परेड के आयोजन के सूत्रधार सीमा सुरक्षा बल शामिल है, जबकि इस वर्ष से राज्य पुलिस बलों के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होने हेतु एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। जोश भरे धुन पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि पहली बार भारतवर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया और इस वर्ष हर जोन से एक एक राज्य के पुलिस बल इस राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हैं और यही क्रम प्रतिवर्ष चलता रहेगा ताकि एक एक करके भारतवर्ष के समस्त राज्यों के पुलिस बलों को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। 5 जोन से आए राज्य पुलिस बल के दस्तों के साथ आज सीमावर्ती राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स के रूप में देश की युवा शक्ति भी शामिल है। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी श्री राघव जैन, आईपीएस, एएसपी, गुजरात पुलिस। भारतीय पुलिस बलों के 52 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभाली है बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरुप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता बीएसएफ का दस्ता। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र का संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध सीमा सुरक्षा बल, जिसकी कमान संभाली है श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सेवा सुरक्षा सहयोग का ध्येय लिए हर पल जन सेवा में तत्पर हरियाणा पुलिस दस्ते की कमान संभाले है श्री वरुण धैया, एसीपी। देशभक्ति, जन सेवा के संकल्प के साथ सदैव तत्पर मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना 1956 में हुई, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं श्री रवि सोनेर, डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस। गत 10 वर्षों में 449 पदकों से अलंकृत मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की वीरता की मिसाल कायम की है। और अब उड़ीसा पुलिस, नक्सल समस्या और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने वाली उड़ीसा पुलिस। इस समय उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले श्री दीपक कुमार गणनायक, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक इसके पीछे तेज कदमों से आगे बढ़ती तेलंगाना राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के साथ ही नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली ये तेलंगाना पुलिस दस्ते की कमान संभाली श्री बी वेणुगोपाल रेड्डी, डीएसपी ने। और अब त्रिपुरा पुलिस, सेवा, वीरता और बंधुता के साथ त्रिपुरा पुलिस नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में हर पल चुनौतियों के साथ लड़ते हुए त्रिपुरा पुलिस के दस्ते की कमान संभाली श्री सौमुद्र देव वर्मा, डीएसपी ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर, विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स, जो अब भारत की वीरता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है, नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर महिदा कृष्णराज सिंह। और अब जिप्सीज में सवार भारतीय पुलिस बलों के राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता खिलाड़ी, जिनका नेतृत्व कर रही है नयन मोनी सेकिया, डीएसपी असम पुलिस, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लोन बॉल स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य वाहनों में सवार झारखंड पुलिस, मणिपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील बहादुर, कांस्टेबल लवली चौबे और कांस्टेबल दिनेश कुमार झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिकमाबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस से है। इन सभी ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में और देश का नाम रोशन किया है। वीरता, शौर्य, पराक्रम और जन सेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 की परेड में अपने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए
इनका आत्मविश्वास और कर्म के प्रति समर्पण आज हम सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सुदृढ़ स्तंभ हैं। और अब सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सिर्फ भारतीय नस्ल के श्वानों के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला देश का यह प्रथम अद्भुत श्वान प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की इच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त 2020 के मन की बात के दौरान कही, जो सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के लिए अद्भुत प्रेरणा बन गई। डीजी बीएसएफ श्री पंकज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रारंभ में 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। इसके उपरांत कश्मीर के स्थानीय नस्ल गद्दी बखरवाल और तमिलनाडु की नस्ल राजपालयम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाउंड यानी शिकारी श्वान, इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन करने के उपरांत इनकी 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रशिक्षित किया और देश की सुरक्षा के लिए इन शिकारी श्वानों को एक रक्षक श्वान के रूप में तैयार कर आज कामयाबी हासिल की है। भारतीय नस्ल के श्वानों के प्रदर्शन के माध्यम से इन श्वानों की चुस्ती, फुर्ती, चपलता और काम के प्रति एकाग्रता देखकर आप इनकी क्षमता और साहस को महसूस कर पाएंगे। स्थानीय भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने एक ऐसी पहल की जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और सशक्त करता है। और सबसे पहले इवेंट के लिए अपनी नजर ठीक सामने रखें। 16 फुट की ऊंची दीवार, भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। तीव्र गति से इस 16 फुट की ऊंची दीवार को ये पार करने के लिए उद्यत, तैयार, और ये बहुत ही सफल। श्वान विजय ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और पलक झपकते ही बाधा को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। और अब इवेंट नंबर 2 के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर ले जाएं। दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमले के लिए तत्पर भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट। तेजी से श्वान सम्राट हाइड आउट पर चढ़ा और पलक झपकते ही छिपे हुए आतंकवादी पर हमला बोलने में कामयाब होने से पहले थोड़ा सा सोच विचार और ये अचानक हमला, जी हां, अत्यंत सराहनीय, बहुत ही मजबूत पकड़, दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमला। और अब इवेंट नंबर 3, बिल्कुल दाहिनी ओर देखें। सीढ़ी पर जाबाजी। 20 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया में भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। अगर ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी से भी चढ़ना या उतरना पड़े तो ये भारतीय नस्ल पीछे नहीं। संतुलन, एकाग्रता और इन सभी के साथ पूरी तन्मयता के साथ 20 फुट ऊंची पहाड़ी नुमा सीढ़ी पर चढ़ता ये श्वान मोगली। संतुलन बनाए हुए रामपुर हाउंड श्वान मोगली अब नीचे की तरफ पहुंचता हुआ सफलता के बिल्कुल करीब, और साथ ही सीमा प्रहरी अपने साथी
श्वान की सुरक्षा के लिए वहां तैयार हैं। बहुत ही सुंदर। और अब इवेंट नंबर 4, आप अपनी नजर ठीक बीचों बीच इवेंट नंबर 4 पर रखें। विविध बाधा पार। फुर्ती, साहस और तीव्रता का दूसरा नाम भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय तेजी के साथ देखते ही देखते अन्य बाधाओं के साथ साथ 14 फुट लंबी छलांग लगाकर अपने जोश, फुर्ती और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। बेहद खूबसूरत जंग। और अब ठीक अपनी दाईं ओर सबसे आगे देखें। बाईं ओर सबसे आगे इवेंट नंबर 5 रस्सी का पुल। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट किस तरह रस्सी के पुल को चलकर पार करता है। मकसद यह है कि यदि रस्सी के रास्ते से भी लक्ष्य तक पहुंचना हो तो हम कामयाब रहेंगे। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और अब वापस अपने स्थान की तरफ बढ़ता हुआ रामपुर हाउंड श्वान सम्राट, बहुत ही सुंदर और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 6 टेंट पार कूद के लिए ठीक आगे बाईं ओर लगे टेंट को देखें। भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड के श्वान विजय द्वारा एक टैक्टिकल मूव का प्रदर्शन। ऊंचे टेंट को आसानी से पार कर गया और दुश्मन पर हमला बोलने में सफल भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। सफल प्रयास, काबिले तारीफ। और अब इवेंट नंबर 7, और अभी अपनी नजर बाईं ओर ही रखें, लेकिन बाईं ओर सबसे आगे फिर से रस्सी के पुल पर। कठिन डगर, अडिग कदम। जी हां, पहले खुली आंखों से और अब बंद आंखों से आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, प्रशिक्षण, उच्च कोटि का मार्गदर्शन, ये सब कुछ आवश्यक है इन्हें प्रशिक्षित करने में। और अब किस तरह संतुलन बनाए हुए यह साबित करता है कि दिन हो या रात, अंधेरा, आगे बढ़ने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य तक पहुंचना ही एकमात्र उद्देश्य। अद्भुत प्रदर्शन इस कठिन डगर अडिग कदम की तरफ। और अब सामने केंद्र में इवेंट नंबर 8, जिसे हमने नाम दिया है ऊंची नीची भूल भुलैया। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी संतुलन और एकाग्रता के साथ ऑपरेशनल एरिया में ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आगे बढ़ने में सक्षम ये भारतीय नस्ल के श्वान प्रशंसनीय तरीके से, और ये इसने अपना मकसद पूरा किया और आगे बढ़ता हुआ। और अब इवेंट नंबर 9, भीड़ पर काबू के लिए अपनी नजर सामने ही रखें। असंयत भीड़ को तितर बितर करने में भी सुरक्षा बलों के लिए मददगार साबित होते हैं ये रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वान। अगर उग्र भीड़ पर काबू पाना हो तो सुरक्षा बल इन श्वानों की सहायता से किस तरह इन पर काबू पाते हैं, इसी का ये प्रदर्शन। उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद अगर भीड़ आगे बढ़ती गई तो फिर से ये आक्रमण। और अब इवेंट नंबर 10, पक्का इरादा, डेयर डेविल स्लिदरिंग के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर रखें। ये देखिए, भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान संता ऑपरेशनल जरूरतों के लिहाज से अगर रास्ता टूट भी जाए तो रस्सी के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम। रामपुर हाउंड नस्ल श्वान इस प्रदर्शन को अंजाम देता हुआ, बहुत ही साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन रामपुर हाउंड के इस श्वान द्वारा।
अपने सफल प्रदर्शन, जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित ये भारतीय नस्ल के श्वान और अब एक अलग इवेंट के लिए अपनी नजर, बहुत ही सुंदर, और ये बीएसएफ की तरफ से, राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से जय हिंद कहा इन श्वान दस्तों ने। और ये सभी अब गर्व के साथ आप सभी के समक्ष आने को तैयार। भारतीय नस्ल के श्वानों को सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित कर एक नई पहल के साथ सफलता के मुकाम तक पहुंचने वाला सीमा सुरक्षा बल का राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न भारतीय नस्ल के श्वानों, जिनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, कश्मीर के बर्फीले इलाकों के लिए गद्दी बकरवाल नस्ल का स्थानीय श्वान तथा तमिलनाडु का राजपालयम जैसे श्वानों को प्रशिक्षित कर अपने अलग पहचान कायम की और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को सार्थक बनाने में अमूल्य योगदान दिया। इस समय गर्व से सलामी देते हुए आगे बढ़ते, आइए हम इनके इस काम को, इस प्रदर्शन को अपनी तालियों से सराहें। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वानों का प्रदर्शन इस तरह संपन्न होता हुआ, और अब अगला प्रदर्शन। विभिन्न प्रदर्शनी की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महिला दस्ता द्वारा कलेरी पर्यटकी। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लगभग 8600 महिला कार्मिकों के साथ सीआईएसएफ में सभी पुलिस संगठनों का सर्वाधिक 6% सीआईएसएफ में है। अमर्त्यवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, रुको न शूर साहसी। यह वो परिंदे हैं जिनमें आसमानों की मंजिल तय करने का हुनर है, विध्वंसकारी मंसूबों को पटखनी देने का जज्बा है और देश में अमन चैन के प्रति है अतुल्य समर्पण। पहली प्रदर्शनी मायापेट की, इसे कलेरी प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कलरी प्रशिक्षण के दूसरे भाग को कोलथारी यानी लकड़ी के हथियारों का प्रशिक्षण कहा जाता है। चूरल के साथ लड़ाई का अभ्यास महत्वपूर्ण और वास्तविक जीवन में उद्देश्यपूर्ण है, इसीलिए यह प्रशिक्षण श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है चूरल प्रहार।
लाठी का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कला है। चेरुवड़ी एक छोटी छड़ी है जो लड़ाई में जवाबी हमला, रक्षा, निहत्थी तकनीक और तालों का इस्तेमाल करने का एक प्रायोगिक प्रशिक्षण है। तो आइए प्रस्तुत है चेरुवड़ी फाइट। तलवार और ढाल की लड़ाई। कलेरी के अगले चरण में धारदार हथियारों से लड़ाई, जिसे अंगधारी कहा जाता है, का प्रशिक्षण शामिल है। तलवार और ढाल की लड़ाई को वालपेट कहा जाता है, जो ढाल के साथ विभिन्न रक्षात्मक चालें तथा आक्रामक प्रहार करना सिखाती है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। Dream of night, I dream of day, dream of watching it fade away. तुम्हारे बिना मरने से डरता। Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. भाला बनाम तलवार और ढाल। भाला लड़ाई या कुंथमपेट कलरीपयट में अंगधारी का अन्य महत्वपूर्ण रूप है। भाला बनाम तलवार और ढाल की लड़ाई को मारा पिड़ुचु कुंदम कहा जाता है। यह प्रशिक्षण भाले के नुकीले सिरे को घोंपने और स्फूर्ति से भाले के हैंडल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर तलवारबाज से बचाव करना सिखाती है। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। उरुमी एक प्रकार की लंबी लचीली तलवार है जो कलरीपयट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हथियार है। इस प्रशिक्षण में उपयोगीकर्ता को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि एक गलती आत्मघाती साबित हो सकती है। शत्रु ढाल भी अपने लचीले और घुमावदार स्वभाव के कारण बचाव करने में सक्षम नहीं है।
कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसकी जमीन पर पसरी सांस्कृतिक विविधताओं में भी सहजता से पहचाने जाने वाली एक रूपता है। भारत निस्संदेह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए। तुम सृजन हारा हो, तुम ममता का रूप निराला हो, तुम दिव्य स्वरूपा, तुम संवेदना हो, तुम विश्व शोक सुधा, तुम पुरवाई, तुम ज्वाला हो। कभी तुम दुर्गा तो कभी तुम रणचंडी हो, तुम नारी का ये रूप निराला हो। आज नारी शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात पुलिस की महिला शक्ति प्रस्तुत कर रही है राइफल ड्रिल। हम सब के लिए गर्व की बात है कि गुजरात पुलिस की महिला शक्ति पूरे राज्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सेवा कर रही है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये सभी महिला पुलिस कार्मिक गुजरात पुलिस की कार्यप्रणाली में अपना उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ इस तरह की कुशलता भी हासिल कर चुकी है। ये गुजरात पुलिस की महिला शक्ति अनुशासन और आपसी तालमेल से कंधा मिलाकर किसी भी कार्य को बड़ी ही खूबसूरती के साथ अंजाम देती है, जिसका उदाहरण है ये राइफल ड्रिल। नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर DS गंभीर गुजरात पुलिस से।
ये पावन भारत की भूमि जहां सर्जनहारा इन नारियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के लिए हमेशा से ही हिमायती रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये प्रस्तुति गुजरात पुलिस की महिला शक्ति के द्वारा, और अब एक ऐसी प्रस्तुति जो विशेष तो है ही, प्रस्तुत भी हो रही है कुछ विशेष बच्चों के द्वारा। गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी के गब्बर पर्वत पर कुछ वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति से जुड़े पिछड़े वर्ग के कुछ ऐसे बच्चे जिनके लिए जिंदगी लाउम्मीद थी। बनासकांठा स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र, जो कि पिछले 13 वर्षों से वहां के आदिवासी, भरथरी और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत है, उन्होंने इन आदिवासी भिक्षुक बच्चों को सही जिंदगी देने का सफलतम प्रयास किया। इसमें सर्वप्रथम प्रस्तुति स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की इन बालिकाओं के द्वारा। स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की बालिकाएं जिन्होंने जोनल लेवल और स्टेट लेवल पर प्रथम क्रम उत्तीर्ण कर अपने बलबूते पर यहां तक पहुंची हैं। और अब बनासकांठा स्थित अंबाजी के ये बच्चे जो कि
भिक्षा नहीं शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाया गया है। गुजरात सरकार ने भी दिखाई है जहां दिल्ली और इन बच्चों को यहां पर ये मौका मिला है जो भी स्टेट लेवल पर प्रथम आए हैं। बड़ी ही आत्मशक्ति और गर्व के साथ अपनी छटा से प्रस्तुत करने जा रहे हैं पाइप बैंड, जिसमें केवल 8 से 14 वर्ष के ये बच्चे हैं। आत्मविश्वास से सभर ये शानदार प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा। केवल 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के ये बच्चे पूरे राज्य में पाइप बैंड कंपटीशन में प्रथम क्रम पाकर आज ये शानदार प्रस्तुति बनासकांठा गब्बर पर स्थित भिक्षावृत्ति से जुड़े इन बच्चों के द्वारा।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, केम छो। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आपका स्वागत करती है इस राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये डिस्प्ले प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ देश भर में मनाया जाता है। भारत, जो कि विश्व में अनेकता में एकता का प्रतीक है, इस विचारधारा को सशक्त करते हुए आगे बढ़ रही है 9 वायुयानों की टोली, जो कि एशिया की एक लौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, देवम सज्जन और इंडियन एयरफोर्स के नाम से विख्यात सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों के नेतृत्व में। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है, बड़ी शान से चले। ऐतिहासिक नर्मदा तट पर सूर्य किरण की डायमंड फॉर्मेशन। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हमारे टीम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि देखिए कैसे सूर्य किरण 7 टीम से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। पर घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपसे जल्द ही मिलने आएंगे एक अलग रूप, एक नए अंदाज में। अपनी दाहिनी ओर देखते रहे, क्योंकि आ रहे हैं सूर्य किरण 7 आपको इस जहाज का चारों ओर का दृश्य दिखाने। छूने आसमां चले, अपनी तो बस बैरल रोल के लिए इस मैन्यूवर में आप टीम को एक बैरल की आकृति या बेलन आकार को अनुरेखित करते हुए देख पाएंगे। दर्शकों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस समय ये सभी जहाज एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जहाज अदृश्य डोरी से बंधे हुए हो। आज जो जहाज आप आसमान में देख पा रहे हैं उसे हॉक मार्क 132 के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है। इस विमान पर भारतीय वायुसेना के नव कमीशन प्राप्त फाइटर पायलट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। किरण 7 भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए आज हमारे साथ जमीन पर उपस्थित है विंग कमांडर बोरदोलोई हमारे कैमरा क्रू के साथ। आज इनकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि आज का डिस्प्ले व टीम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो तथा टीम लीडर तक रेडियो द्वारा जरूरी संदेश पहुंचाना। इसी के साथ ठीक सामने देखिए, अपनी ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं टीम को बॉम्ब बर्स्ट लूप के लिए। और आइए सुनते हैं लीडर की आवाज उनकी कॉकपिट से। और देखिए कैसे टीम लीडर की
आदेश पर टीम के 2 सदस्य नीले आसमान में सूर्य की किरणों के भांति फैल गए हैं। मानो कह रहे हो नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। सूर्य किरण टीम का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ और इस 26 वर्षीय टीम ने करीबन 72 शहरों में 600 से भी अधिक डिस्प्ले करने का दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त किया है। एकता में शक्ति को प्रतिबिंबित करते हुए अगले मनूवर के लिए आ रहे हैं सूर्य किरण 8 और 9। ये है सूर्य किरण हाथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। इसी मनूवर के साथ हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि हम फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। हूँ तुम्हारी बहु बहु भारी चू। जय हिंद। और भारतीय वायुसेना के इस साहस भरे रोमांचक प्रदर्शन के उपरांत अब समय है संगठित और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का। ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान हैं, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। इन वादियों में गूंज रही एकता की प्रेरणा मूर्ति भारत रत्न पूज्य सरदार की आवाज, उनके विचार और उनकी विराट प्रतिमा हमें भारत की एकता के लिए समर्पित होने का जैसे आह्वान दे रही है। और इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए जन जन के प्रिय, संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के पथ प्रदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय एकता दिवस के इस यादगार अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सहृदय निवेदन है वे अपने संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
देश के विभिन्न कोनों से यहाँ केवड़िया इस एकता नगर में आए पुलिस बल के साथी, एनसीसी के नौजवान, कला से जुड़े हुए सारे आर्टिस्ट, देश के विभिन्न हिस्सों में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहे नागरिक भाई बहन, देश के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं, अन्य महानुभाव और सभी देशवासियों, मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें, आगे भी करते रहें। साथियों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस का बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। ये वो वर्ष है जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एकता नगर में ये जो परेड हुई है,
हमें इस बात का एहसास भी दिला रही है कि जब सब एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज यहां देश भर से आए हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले थे, भारत के विविध नृत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे, लेकिन कल की घटना इतनी दुखद थी कि आज के इस कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम को हटा दिया गया। मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहाँ तक आना, उन्होंने जो पिछले के दौरान मेहनत की है लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। साथियों, ये एकजुटता, ये अनुशासन परिवार, समाज, गांव, राज्य और देश हर स्तर पर आवश्यक है और इसके दर्शन आज हम देश के कोने कोने में कर भी रहे हैं। आज देश भर में 75,000 एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश का जन जन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्प शक्ति से प्रेरणा ले रहा है। आज देश का जन जन अमृत काल के पंच प्राणों को जागृत करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प ले रहा है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता? क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, हमारे अंतर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर एहसास नहीं होता है। कभी कभी ओझल हो जाती है, लेकिन आप देखिए, जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आपदा उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिमी हिस्से में, ये मायने नहीं रखती है। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ खड़ा हो जाता है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ,
उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। कोरोना का इतना बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने है। ताली थाली की भावनात्मक एकजुटता से लेकर राशन, दवाई और वैक्सीन के सहयोग तक देश एक परिवार की तरह आगे बढ़ा। सीमा पर या सीमा के पार जब भारत की सेना शौर्य दिखाती है तो पूरे देश में एक जैसे जज्बात होते हैं, एक जैसा जज्बा होता है। जब ओलंपिक्स में भारत के युवा तिरंगे की शान बढ़ाते हैं तो पूरे देश में एक जैसा जश्न मनता है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है। हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक दूसरे के लिए अपनापन ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी है। और साथियों, भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है। आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है। इसलिए गुलामी के सैकड़ों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने भारत को बांटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए सब कुछ किया। हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवंत धारा के रूप में बह रहा था। लेकिन वो कालखंड लंबा था। जो जहर उस दौर में घोला गया, उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए ही हमने बंटवारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा। इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती हैं।
जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा भारत मां के संतान के रूप में। हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में। हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें। एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है, तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी सम्मियल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नियत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी, उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज 100% नागरिकों तक पहुंचने का ये मिशन केवल एक जैसी सुविधाओं का ही मिशन नहीं है। ये मिशन एकजुट लक्ष्य, एकजुट विकास और एकजुट प्रयास का भी मिशन है। आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए 100% कवरेज देश और संविधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है। ये सामान्य मानवी के आत्मविश्वास का माध्यम बन रहा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अवसर होंगे,
समानता की भावना होगी। आज देश उस विजन को साकार होते देख रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हर उस समाज को प्राथमिकता दी है जिसे दशकों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इसलिए देश ने आदिवासी के गौरव को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। देश के कई राज्यों में आदिवासी स्वातंत्र संग्राम में उनकी भूमिका, उसको लेकर के म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। कल मैं यहां मानगढ़ जाने वाला हूं, उसके बाद मैं जाबूगोड़ा भी जाऊंगा। मेरा देशवासियों से आग्रह है कि मानगढ़ धाम और जाबूगोड़ा के इतिहास को भी जरूर जानें। विदेशी आक्रांतों द्वारा किए गए कितने ही नरसंहारों का सामना करते हुए हमें आजादी मिली है। आज की युवा पीढ़ी को ये भी सब जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम आजादी की कीमत भी समझ पाएंगे, एकजुटता की कीमत भी जान पाएंगे। साथियों, हमारे यहां कहा भी गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिण। अर्थात किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता होती है। इसलिए मजबूत राष्ट्र के हितैषी एकता की इस भावना की प्रशंसा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए देश की एकता और एकजुटता हम सबका सामूहिक दायित्व है। ये एकता नगर भारत का एक ऐसा मॉडल शहर विकसित हो रहा है जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभूतपूर्व होगा। लोगों की एकता से, जन भागीदारी की शक्ति से विकसित होता एकता नगर आज भव्य भी हो रहा है और दिव्य भी हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा की प्रेरणा हमारे बीच में है। भविष्य में एकता नगर भारत का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो अभूतपूर्व भी होगा और विश्वसनीय भी होगा। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में बिजली बचाने के वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी, सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में पशु पक्षियों के संरक्षण की बात होगी, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के संरक्षण की बात होगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। कल ही मुझे यहां मियावाकी फॉरेस्ट और मेज गार्डन का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। यहां का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता फेरी, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा है। अब तो एकता नगर में एक और नया सितारा भी जुड़ने जा रहा है। आज मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। और अभी जब हम सरदार साहब को सुन रहे थे, उन्होंने जिस भावना को व्यक्त किया, उस भावना को उसमें प्रतिबिंब में हम कर रहे हैं। आजादी के बाद देश की एकता में सरदार साहब ने जो भूमिका निभाई थी, उसमें बहुत बड़ा सहयोग देश के राजा रजवाड़ों ने भी किया था। जिन राज परिवारों ने सदियों तक सत्ता संभाली, देश की एकता के लिए एक नई व्यवस्था में उन्होंने अपने अधिकारों को कर्तव्य भाव से समर्पित कर दिया। उनके इस योगदान की आजादी के बाद दशकों तक
उपेक्षा हुई है। अब एकता नगर में उन राज परिवारों के, उन राज व्यवस्थाओं के त्याग को समर्पित एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ये देश की एकता के लिए त्याग की परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। और मैं गुजरात सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस दिशा में काफी ग्राउंड वर्क पूरा किया है। मुझे विश्वास है सरदार साहब की प्रेरणा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करेगी। हम सब मिलकर सशक्त भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं जब कहूंगा सरदार पटेल, आप 2 बार बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद एवं आभार के साथ कर्तव्य पथ पर अडिग रहने के संकल्प के साथ अब राष्ट्रीय एकता दिवस की यह परेड संपन्न होती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन के लिए पधारते हुए। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, केवड़िया से आप देख रहे थे और इन तमाम तस्वीरों को हमने आपके साथ साझा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस दौरान प्रधानमंत्री ने कही राष्ट्रीय एकता दिवस के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसका कि आयोजन आपने देखा कि मोरबी में गुजरात के यहाँ पे किया जा रहा था। और वहाँ पे जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की, मोरबी